अब हम आदिकाल को लेते हैं। ये 769 सन 769 से 1343 तक या विक्रम संवत 826 से 1400 तक ये काल माना जाता है। आदिकाल हिंदी पद्य साहित्य का प्रारंभिक काल है। ये हिंदी पद्य साहित्य की प्रारंभिक अवस्था है। इसे हम पद्य साहित्य के एक प्रारंभिक रूप को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, भारत का जो रूप आप देखते हैं, ये रूप उस समय नहीं था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। छोटे बड़े तमामों राजा जो है उनका राज्य करते थे। ये समय भारतीय इतिहास का एक राजनीतिक उथल पुथल का युग था। राजा स्वभाव से वीर, साहसी और विलासी होते थे। इन सारे राजाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में अक्सर मनमुटाव, वैमनस्य देखने को मिलता था। कभी मान सम्मान को लेकर, कभी राजनीतिक प्रबलता को लेकर, कभी शक्ति को लेकर। इसके साथ साथ ये जो राजा थे, ये अक्सर अपने राज्य की सीमा के विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। परिणाम ये था कि एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा से हमेशा सशंकित रहता था। कब कोई किसी पर आक्रमण कर दे, कब किसी को नुकसान पहुंचा दे, यह एक असंतोष इन छोटे छोटे राज्यों में हमेशा चला करता था। उन दिनों एक प्रथा और थी, वो था कि अगर राजा शक्तिशाली है, देखा किसी राज्य की राजकुमारी बड़ी सुंदर है, उससे विवाह करने के लिए पहले तो दबाव डालना शुरू करते थे। अगर वो तैयार नहीं होता था तो उस पर आक्रमण करना बहुत स्वाभाविक था। जबरदस्ती जो है उठा लाते थे, उससे विवाह कर लेते थे। ये एक वैमनस्य का एक दूसरा कारण था।
परिणाम क्या था? परिणाम ये था कि हर एक राजा दूसरे का कभी विश्वास पात्र बन ही नहीं पाया। हमेशा युद्ध की आशंका बनी रहती थी, चाहे वो पृथ्वीराज और संयुक्ता हो, चाहे पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच का जो आपसी मनमुटाव हो। दूसरी चीज थी युद्ध करना, और युद्ध करके जो है दूसरों के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण था। परिणाम ये था कि इस पूरे भारतीय भूखंड में, अगर हम उस समय के सीमा को देखें, भारत की तक्षशिला, नालंदा, जो आजकल जो है अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान तो इस देश का हिस्सा था ही, बर्मा या म्यांमार, तो हर जगह जो है इन राजाओं में एक अशांति थी, और इसीलिए इस काल के सभी राजा हमेशा अपने को शक्तिशाली बनाने में, अपनी वीरता के प्रदर्शन करने में हमेशा लगे रहते थे। दूसरी ओर ये वो समय था जब भारत के इन छोटे छोटे राजाओं के आपसी वैमनस्य का लाभ उठा करके मुसलमानों के आक्रमण हमेशा हुआ करते थे। परिणाम इसका अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इसका परिणाम हमारी हिंदी साहित्य के प्रवृत्तियों में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। साहित्य अपने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशाओं के साथ साथ तत्कालीन जनभावनाओं के ऊपर आश्रित होता है। और इसीलिए इस काल में जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य शौर्य का साहित्य था, वीरता का साहित्य था। इस काल में हमेशा युद्धों का वर्णन हमें देखने को मिलता था। चूंकि ये हिंदी पद्य साहित्य का प्रारंभिक काल था, इसीलिए इसे आदिकाल कहा गया। दूसरी ओर वीरता का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना इस काल के साहित्य की एक प्रवृत्ति थी। इसलिए इस काल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। काल में चारण और भाट ये एक समय की गवैया एक जाति थी।
पुरुषों का यशगान करना, ये इस काल के साहित्य का एक इतिहास भी था और इस काल के बारे में काफी कुछ हमें जानकारी भी मिली। इसलिए इसे जो है चारण काल या भाट काल भी कहते हैं। इस काल के जो कवि थे वो मुख्यतः चारण या भाट जाति के थे। चूंकि इस काल में वीर रस से प्रधान कविताएं अधिक लिखी गई, इसीलिए इस काल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसके इस साहित्य के हम रूप को। इस काल में मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्यों की रचना हुई। दूसरी चीज, आज जो आप कवियों का ये जो रूप देखते हैं, मुक्त स्वतंत्र रूप से अपना लेखन कार्य करते हैं, इस काल के जो कवि थे वो दरबारी हुआ करते थे। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उन्हें भी अपनी जीविका चलानी होती थी। इसलिए राजाओं के दरबार में वो रहते थे। राजाओं की वीरता, उनके शौर्य, उनकी पराक्रम की प्रशंसा करके राजा को प्रसन्न करना, उनसे पुरस्कार लेना और अपनी जीविका चलाना, यही इस काल के कवियों की दशा थी। इसलिए जो है अगर हम देखें तो इस काल के कवियों में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना, उनके यश और शौर्य का गुणगान करना, यही इस काल की मुसीबत में जो है मुख्य प्रवृत्ति रही है।